नमस्कार। द स्टडी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि द स्टडी संस्थान यूपीएससी एवं स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए नए नए इनिशिएटिव लाता रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा नया प्रोग्राम करंट अफेयर्स दिस वीक के तहत हम यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों को साप्ताहिक रूप से कवर करते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। सर्वप्रथम हम देखेंगे फ्रंट रनिंग। सेबी के द्वारा हाल ही में एक्सिस म्यूचुअल फंड के फ्रंट रनिंग मामलों में 21 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया है। तो चलिए जानते हैं फ्रंट रनिंग के बारे में। फ्रंट रनिंग एक बड़े ऑर्डर से पहले प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने को संदर्भित करता है ताकि बाद के मूल्यों में आने वाले बदलाव से लाभ उठाया जा सके। उदाहरण के तौर पर प्रत्येक म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो स्टॉक की खरीद फरोख्त के बारे में निर्णय लेता है। फंड मैनेजर के द्वारा खरीद फरोख्त संबंधित निर्णय अपने डीलर को सूचित किए जाते हैं और डीलर के द्वारा यह जानकारी फंड हाउस की ओर से ट्रेडों को निष्पादित की जाती है। यदि डीलर इसी बीच में अपना लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वह फंड हाउस के ऑर्डर को सार्वजनिक करने से कुछ समय पूर्व बाजार में प्रवेश करता है और बड़े निवेशकों की खरीद फरोख्त से लाभ प्राप्त करता है। तो चलिए जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। एक ऐसा फंड जिसमें पहले कई निवेशकों का पैसा एक जगह जमा किया जाता है और फिर उस फंड के पैसे को बॉन्ड, शेयर मार्केट सहित अन्य जगहों पर निवेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड को एसेट मैनेजमेंट कंपनियां अर्थात एएमसी ऑपरेट करती हैं। आमतौर पर सभी एएमसी में कई तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमें इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रंट रनिंग में अंतर जानना बेहद आवश्यक है। इनसाइडर ट्रेडिंग तब होती है जब कोई कंपनी का इनसाइडर अर्थात कोई अधिकारी, कर्मचारी या कोई वरिष्ठ अधिकारी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी का लाभ उठाकर कंपनी के स्टॉक में व्यापार करता है और ऐसे लेन देन से लाभ कमाता है। वहीं दूसरी ओर फ्रंट रनिंग के अंतर्गत हमें बाजार में रहने वाले डीलर की खरीद फरोख्त संबंधी जानकारियों से उसके शोषणकारी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसका मूल कार्य प्रतिभूति में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजारों को बढ़ावा देना तथा विनियमित करना है। सेबी बोर्ड में एक अध्यक्ष, पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं। सेबी एक अर्ध विधायी और अर्ध न्यायिक निकाय है जो नियमों का मसौदा तैयार करती है तथा इसे पूछताछ करने का अधिकार प्राप्त है। यह विभिन्न प्रकार के नियमों को पारित करती है और इससे संबंधित उल्लंघन पर जुर्माना भी लगाने का अधिकार रखती है। हमारी नेक्स्ट न्यूज है मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की वार्षिक मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार जीवाश्म ईंधन कंपनियों ने 2022 में वातावरण में 120 मिलियन मीट्रिक टन मीथेन का उत्सर्जन किया है, जो 2019 के आंकड़ों से थोड़ा कम है। तो चलिए देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्या है और यह किस प्रकार के कार्य करती है। इसकी स्थापना 1974 में पेरिस, फ्रांस में की गई थी। यह एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से ऊर्जा नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना है। यह आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण आदि पर कार्य करती है। इसकी इन्हीं नीतियों को 3E के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अंतर्गत इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्लीन कोल सेंटर के द्वारा कोयले को सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप ऊर्जा का स्वच्छ ऊर्जा स्रोत बनाने के लिए स्वतंत्र जानकारी और विश्लेषण प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट के निष्कर्षों के अंतर्गत मानव गतिविधियों से कुल औसत मीथेन उत्सर्जन का लगभग 40% ऊर्जा क्षेत्र से उत्पन्न होना बताया गया है, क्योंकि तेल और प्राकृतिक गैस कंपनियां प्राकृतिक गैस से निकलने पर मीथेन को वातावरण में स्वतंत्र छोड़ देती हैं। ड्रिलिंग, निष्कर्षण और परिवहन प्रक्रिया के दौरान वाल्वों और अन्य उपकरणों से रिसाव के माध्यम से ग्रीन हाउस गैसों को वातावरण में छोड़ा जाता है। 260 बिलियन क्यूबिक मीट्रिक से अधिक प्राकृतिक गैस वैश्विक स्तर पर मीथेन रिसाव के माध्यम से बर्बाद हो रही है। हालांकि इस पूरी राशि को बचाना असंभव है, परंतु सही नीतियों और कार्यान्वयन से बाजारों में 200 बिलियन क्यूबिक मीट्रिक से अधिक गैस को प्रयोग में लाया जा सकता है।
तेल और गैस क्षेत्र में रिसाव का पता लगाने और मरम्मत कार्यों तथा रिसाव वाले उपकरणों को अपग्रेड करने जैसे उपायों को लागू कर उत्सर्जन को 75% तक कम किया जा सकता है। मीथेन के निष्कर्षण को रोकने के लिए उपलब्ध विकल्पों में से 80% को जीवाश्म ईंधन उद्योगों द्वारा शुद्ध शून्य लागत पर लागू किया जा सकता है। प्राकृतिक गैस के अपव्यय को 75% तक कम करने से सदी के मध्य तक वैश्विक तापमान में लगभग 0.8 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि होने से रोका जा सकता है। विशेष रूप से मीथेन कटौती निकट अवधि के ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने में सबसे सस्ता विकल्प है। वहीं दूसरी ओर सस्ती और आसानी से उपलब्ध तकनीक की सहायता से ऊर्जा क्षेत्र से होने वाले मीथेन उत्सर्जन में 75% की कमी की जा सकती है, परंतु जीवाश्म ईंधन कंपनियां इस मुद्दे के संबंध में कोई ठोस कार्रवाई करने में विफल रही हैं। तो चलिए जानते हैं कि मीथेन उत्सर्जन से जलवायु परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो पूर्व औद्योगिक समय से 30% वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानी गई है। कार्बन डाइऑक्साइड के बावजूद यह दूसरी सर्वाधिक प्रदूषक गैसों में शामिल है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद यह दूसरी सर्वाधिक प्रदूषक गैस है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार 20 साल की अवधि में मीथेन ने कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में वातावरण को गर्म करने में 80% तक अधिक योगदान दिया है। विगत वर्ष यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार मीथेन का वायुमंडलीय स्तर 2020 में पिछले वर्ष के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 2021 में 17 भागों में निरंतर प्रति बिलियन टन तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि यह क्षेत्र पिछले साल के सूखे के बाद के प्रभावों से उभर नहीं पाया है। इन क्षेत्रों के अंतर्गत पोंटे ज़ागुरी, वेनिस, रियो डी सैन मोरिजियो आदि शामिल हैं, जिनके जलमार्गों में निरंतर सुखाव की प्रक्रिया देखने को मिल रही है। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है ओलिव रिडले। ओडिशा के ऋषिकुल्या समुद्र तट पर 6.3 लाख ओलिव रिडले कछुए बड़े पैमाने पर घोंसले बनाने के लिए एकत्र हुए हैं। इसी क्रम में ओलिव रिडले कछुओं के बारे में जानना बेहद आवश्यक हो जाता है। सर्वप्रथम ओलिव रिडले कछुए विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और संख्या में सबसे अधिक होते हैं। ये मांसाहारी प्रवृत्ति के होते हैं और इनका पृष्ठवर्म ओलिव रंग का होने के कारण इन्हें ओलिव कछुए भी कहा जाता है। ये कछुए अपनी अद्वितीय सामूहिक घोंसले, जिन्हें अरीबदा कहा जाता है, के लिए जाने जाते हैं। अंडे देने के लिए हजारों की संख्या में मादाएं एक ही समुद्र तट पर एक साथ भारतीय राज्य उड़ीसा में देखने को मिलते हैं। इनके पर्यावास के अंतर्गत प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर के गर्म पानी का क्षेत्र शामिल है। ओडिशा के गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य को विश्व में समुद्री कछुओं के सबसे बड़े प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है। हालिया रिकॉर्ड संख्या में भारतीय ऋषिकुल्या नदी पर पहुंचने का एक प्रमुख कारण समुद्री तटों का अप्रभावित रहना है, क्योंकि चक्रवात और भारी वर्षा जैसी कोई चरम मौसमी घटना इस वर्ष नहीं होने के कारण कछुए पूरी तरह से ढलान वाले समुद्री तटों पर पहुंचने में सफल रहे हैं। वहीं पिछले वर्ष 5.5 लाख ओलिव रिडले कछुए घोंसले बनाने के लिए ऋषिकुल्या नदी पर आए थे। ओलिव रिडले कछुए समुद्र तट पर एक बार दर्जनों में अंडे देते हैं और उन्हें रेत से ढक देते हैं। सूर्योदय के पश्चात कछुए अंडों को पीछे छोड़ते हुए समुद्र में वापस चले जाते हैं, जिन अंडों से हमें 40 से 60 दिनों के भीतर एक नवीन कछुओं की आबादी देखने को मिलती है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले के गहीरमाथा समुद्र तट पर ओलिव रिडले कछुओं की संख्या देखने को मिलती है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी किश्ती के रूप में जाना जाता है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार ओलिव रिडले कछुओं को 3 सामूहिक घोंसले के स्थलों में गहीरमाथा, देवी नदी के मुहाने और ऋषिकुल्या को प्रजनन केंद्र के रूप में माना गया है। ओलिव रिडले कछुओं को IUCN की रेड लिस्ट के अंतर्गत सुभेद्य श्रेणी में शामिल किया गया है। वहीं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये अनुसूची 1 में शामिल हैं। साइट के परिशिष्ट 1 में शामिल होने के साथ ओलिव रिडले कछुओं को प्रमुख संरक्षण प्रदान किया गया है। हमारी नेक्स्ट न्यूज है फाइटोप्लैंक्टन। समुद्र की सतह पर तैरने वाले सूक्ष्म शैवाल फाइटोप्लैंक्टन के विशाल फूल दुनिया के समुद्र तटों पर लगातार अपना फैलाव बढ़ा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं फाइटोप्लैंक्टन के बारे में। फाइटोप्लैंक्टन पौधों की तरह होते हैं।
ये सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायुमंडल से ली जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से अवशोषित जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा वातावरण में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। चूंकि ये सूर्य पर निर्भर करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन झील या समुद्र के केवल ऊपरी हिस्सों में पाए जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन सूक्ष्म समुद्री शैवाल है। इन्हें मछली और व्हेल जैसे समुद्री जीवों के द्वारा खाया जाता है। इनकी बढ़ती मात्रा संकटपूर्ण स्थिति की ओर संकेत कर रही है। इसके कारण महासागरों में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, जिसका खाद्य श्रृंखला तथा मत्स्य पालन पर एक दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जलवायु में परिवर्तन समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा कर रहा है। एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में ये समुद्री जीवों की विस्तृत श्रृंखला के लिए भोजन प्रदान करते हैं। इन्हें माइक्रो एल्गी के रूप में भी जाना जाता है। ये स्थलीय पौधों के समान होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। हमारी नेक्स्ट न्यूज है गिद्ध सर्वेक्षण। हाल ही में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका के पहले समकालिक सर्वेक्षण में 246 गिद्धों की गणना की गई है। सर्वेक्षण के निष्कर्ष के अंतर्गत हमें पता चला है कि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल वन विभाग के द्वारा 2 दिवसीय सिंक्रोनाइज गणना के अंतर्गत मधुमलाई टाइगर रिजर्व बफर में सर्वाधिक गिद्ध देखे गए, जिनमें सर्वाधिक सफेद पूंछ वाले गिद्ध शामिल थे। गणना के अंतर्गत मधुमलाई टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के परिदृश्यों के अंतर्गत तमिलनाडु में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, केरल में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर टाइगर रिजर्व और नागरहोल टाइगर रिजर्व शामिल हैं। इसी संदर्भ में हमें भारत में पाई जाने वाले गिद्ध प्रजातियों पर भी ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसके अंतर्गत ओरिएंटल व्हाइट बैकड गिद्ध, लॉन्ग बिल्ड गिद्ध, स्लेंडर बिल्ड गिद्ध, हिमालयन गिद्ध, रेड हेडेड गिद्ध, मिस्र देशीय गिद्ध, बियर हेडेड गिद्ध, सिनेरियस गिद्ध, यूरेशियन ग्रिफोन गिद्ध शामिल हैं। गिद्ध शव फीडर होते हैं जो संक्रमण नियंत्रण के प्राकृतिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संक्रमित शवों को खाने के बावजूद भी गिद्ध संक्रमित नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पेट में मौजूद एसिड पैथोजन को मारने में सहायक होते हैं। गिद्ध जल स्रोतों को दूषित होने से बचाते हैं। 2001 में हरियाणा के पिंजौर में एक गिद्ध देखभाल केंद्र की स्थापना की गई थी। देश में कुल 9 गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, जिनमें से 3 का संचालन प्रत्यक्ष तौर पर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा किया जाता है। इन केंद्रों में गिद्धों की 3 प्रजातियों व्हाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड का संरक्षण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत में गिद्धों की 3 प्रजातियां वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित की जा रही है, जिसके अंतर्गत शामिल है बियर डैड, लॉन्ग बिल्ड और ओरिएंटल व्हाइट बैक। अन्य 6 प्रजातियां वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 4 के अंतर्गत संरक्षित हैं, जिनके अंतर्गत सिनेरियस, यूरेशियन ग्रिफोन, हिमालयन, रेड हेडेड, मिस्र देशीय तथा स्लेंडर गिद्ध प्रजाति शामिल है। हमारी नेक्स्ट न्यूज है प्राथमिक कृषि ऋण समितियां। हालिया केंद्रीय बजट 2023 में अगले 5 वर्षों में 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के डिजिटलीकरण हेतु 2,516 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इसके प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत समितियों के संचालन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेहिता को लाना है। समितियों को अपने व्यवसाय में विविधता बढ़ाने में तथा अन्य गतिविधियों को भी सक्षम बनाने में सहायता की जाएगी। इसके अलावा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ब्याज अनुदान योजना और फसल बीमा योजना, उर्वरक और बीज जैसी विभिन्न इनपुट सेवाएं प्रदान करने हेतु एक नोडल केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियां क्या कार्य करती हैं। प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियां जमीनी स्तर पर ऋण संस्थाएं हैं, जिन्हें अल्पकालिक और मध्यम अवधि के कृषि ऋण प्रदान करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये ग्राम स्तरीय समितियां हैं जो राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंकों की अध्यक्षता वाली त्रिस्तरीय सहकारी ऋण संरचनाओं में एक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। राज्य सहकारी बैंकों से क्रेडिट का हस्तांतरण जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को किया जाता है, जो जिला स्तर पर काम करते हैं। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के साथ काम करते हुए किसानों को अल्पावधि ऋण प्रदान कर उनकी आजीविका को बढ़ाने में सहायता करते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें एवं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।